अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिलाल की पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में मेरे जो गेस्ट हैं उन्होंने अभी MRCS 2021 में वर्ल्ड वाइड टॉप किया है और अभी वो इस वक्त PGR हैं शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज के अंदर। और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आज वो मेरे गेस्ट हैं और बहुत ही दिल के अथाह गहराइयों से वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बिलाल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये आपका नाम इतना डिफरेंट क्यों है उस्मान भाई? उस्मान भाई, सॉरी, उस्मान नॉर्मली होता है ना? ये बेसिकली जो इसका मीनिंग है ये अजमत वाला के साथ, और इसके साथ एक बहुत फनी इंसिडेंट भी है। मेरा फाइनल ईयर का वाइवा चल रहा था और एक्सटर्नल एक आए हुए थे रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से। सही है। और उन्होंने मुझे मेरा कार्ड देखा तो उन्होंने देखा इट वाज लाइक UZMAN एंड ही सेड कि ये उस्मान होता है, तुमने एक्स मारने के लिए जो है ये Z लिखवाया हुआ है। और मैं उनको मुझे 2-3 मिनट इसी चीज़ में क्लैरिफाई करने में लगे कि ये असल में उस्मान है, ये कोई एक्स वगैरह नहीं है। तो इस वजह से उस्मान नॉट उस्मान। सही है, सही है। सही है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। और मेरा पहला सवाल जो फॉर्मल क्वेश्चन जो है वो ये है कि अभी आपने MRCS में वर्ल्ड वाइड टॉप किया है और 4 रॉयल कॉलेजेस हैं जिनके अंदर अभी, और माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आप बड़े अभी पाकिस्तान के लिए मतलब और हम सब के लिए एजाज़ हैं आप एक। MRCS है क्या, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। MRCS बेसिकली जो एब्रीविएशन है वो है मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। सो बेसिकली जो MRCS है ये मेंबरशिप एग्ज़ाम है ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड का। और किसी भी सर्जन को वर्ल्ड वाइड या इवन जो UK में है उसको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सर्जरी में करने के लिए इंग्लैंड में ये एग्ज़ाम पास करना मैंडेटरी है। यानी कोई भी अगर सर्जन इस एग्जाम को वहां पे इवन जो UK बेस्ड भी है वो अगर इसको क्लियर नहीं करता है तो वहां पे वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग में जो है वो फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता। सो इस एग्जाम की ये इंपॉर्टेंस है इन द कैरियर ऑफ एनी सर्जिकल ट्रेनिंग कि अगर उसने प्रोग्रेस करना है अपनी ट्रेनिंग में तो उसे ये एग्जाम पास करना जरूरी है। और इस एग्जाम के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। जिस एग्ज़ाम में मैंने वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं वो पार्ट A है बेसिकली, जो कि MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है। देन इंशाल्लाह फर्दर जो इसका पार्ट B है जो मैं दूंगा वो OSCE टाइप है, यानी कि क्लिनिकल बेस्ड जो है वो एग्ज़ाम होगा। सो ये बेसिकली जो है MRCS जो है ये है। आपने MRCS चूज क्यों किया अदर देन प्लैब? जो बेसिकली जो प्लैब है वो लाइसेंस एग्जाम है, दैट्स नॉट अ पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम। मतलब कि अगर आपने UK का लाइसेंस लेना है वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए, वेदर वो आप मेडिसिन में करें या सर्जरी में, तो आपको प्लैब पास करना जरूरी है। MRCS जो स्पेसिफिकली रिलेटेड जो है वो है ही सर्जरी से, कि आपने अगर फर्दर ट्रेनिंग करनी है सर्जरी एंड अलाइड में तो आपको ये एग्जाम क्लियर करना है। सेकेंडली कि मैं प्लैब की तरफ क्यों नहीं गया, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में FCPS की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी और जो प्लैब है वो FCPS की ट्रेनिंग से पहले ही हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स हैं वो देते हैं। तो अब मैं ट्रेनिंग क्योंकि सर्जरी में स्टार्ट कर चुका था, और इवन अगर मैं प्लैब भी क्लियर कर लेता और UK जाके प्रैक्टिस स्टार्ट करता और मुझे उधर सर्जरी में ट्रेनिंग करनी होती तब भी मुझे MRCS को क्लियर करना था। सो इसलिए मैंने जो है हायर साइड पे गया कि मैं अपना पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हो जाए, FCPS क्लियर हो जाए, और UK में भी जो मैं फर्दर ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू कर सकूं। मींस कि मुझे दोनों कंट्रीज की फेलोशिप के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊं। सही है। अगर मतलब प्लैब के थ्रू जाएं तो वो अब पाकिस्तान के लिए फिर एलिजिबल नहीं होते हैं? नहीं, अगर मैं प्लैब के थ्रू जाता तो फिर मैं पाकिस्तान में ना फिर मैं रह पाता, मैं FCPS यहाँ पे ना क्लियर करता, FCPS की ट्रेनिंग ना कर पाता। तो मतलब मैं UK के लिहाज से तो मैं परफेक्ट हो जाता, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से मैं बिल्कुल ही जो है एक सिंपल MBBS डॉक्टर होता। सही है। आप ये थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं प्लैब वर्सेस MRCS? प्लैब कोई भी मेडिकल स्टूडेंट जो है वो अपनी हाउस जॉब के बाद जो है प्लैब का एग्जाम दे सकता है, और उसके बाद जाके वो GMC की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। देन वो UK जाके एज ए सीनियर हाउस ऑफिसर काम करेगा। देन उसकी मर्जी है कि वो वहां पे जनरल प्रैक्टिशनर रहे या आगे फर्दर मेडिसिन में ट्रेनिंग करना चाहे या सर्जरी में ट्रेनिंग करना चाहे।
जबकि MRCS वो सोलली एक सर्जिकल एग्जाम है, तो कोई भी ट्रेनी जो किसी भी कंट्री का है वो जो है उसमें आफ्टर हिज MBBS वो अपीयर हो सकता है उस एग्जाम में MRCS के में। और उसमें ये है कि अगर आप अपने कंट्री में ट्रेनिंग कर चुके हैं तो आप मैंने कि पाकिस्तान के अंदर भी स्पेशलाइज ट्रेनिंग कर सको, और बाहर भी अगर आप वहाँ पे भी जाना चाहो तो वो आपने MRCS भी क्लियर कर लिया, फर्दर वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपको ऑलरेडी 4 या 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर्जरी में, तो आपके जो इनिशियल ईयर इतने क्लियर कैसे थे आप कि मतलब अच्छा मुझे ये पैथवे चूज़ करना है? आपको जाके दोबारा वहाँ पे इवन आपके एक्चुअली जब मैं अपने फाइनल ईयर MBBS में था तो मैंने बेसिकली ग्रेजुएट हूँ शिफा मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद का। सही है। तो वहाँ पे जो मेरे मेजॉरिटी ऑफ जो सर्जन्स थे वो कंसल्टेंट्स थे, वो FRCS बेस्ड थे। तो मैंने उनसे ये पाथवे पूछा कि मैं पाकिस्तान में भी सिक्योर रहा हूँ और जो है बाहर के कंट्री में भी अगर मैं प्रोग्रेस करना चाहूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि इजी टू डू पाथवे यही आपके लिए कि आप अपना FCPS यहाँ पे करें पाकिस्तान में तसल्ली के साथ। देन आप मीन वाइल अपना MRCS का एग्जाम क्लियर करें ड्यूरिंग जो ट्रेनिंग जो आपके 4 इयर्स की ट्रेनिंग है। और देन जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो, आप अपना एग्ज़ाम पाकिस्तान का जो FCPS का पार्ट 2 है वो क्लियर करें, और देन अपनी सेकंड फेलोशिप के लिए जो है वो आप UK चले जाएं। तो मतलब इस तरह के अगर आप खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली कुछ भी वहाँ पे इश्यूज होते हैं, जिस तरह कोई वीज़ा प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मल्टीपल थिंग्स हैं जो कोई भी इंसान को वहाँ पे फेस कर सकता है, तो उस लिहाज से आप पाकिस्तान में भी सिक्योर हो जाएंगे और UK में भी सिक्योर होंगे कि आपके लिए दोनों तरफ के लिए ऑप्शंस ओपन होंगे। तो इसलिए मुझे थोड़ी क्लियर गाइडेंस मिल गई थी, और मुझे पहले इनिशियली पता था कि मुझे अपनी जो ट्रेनिंग है वो जनरल सर्जरी में ही करनी है। तो मुझे पाथवे अपना शुरू से ड्यूरिंग माई MBBS ही क्लियर था कि मुझे इसी पाथवे को चूज करना है, मतलब फर्स्ट FCPS इन पाकिस्तान, देन विल प्रोसीड टू UK फॉर FRCS। सही है। अच्छा, आपने जो है इसकी MRCS की प्रिपरेशन कैसे की, कहाँ से क्या क्या सोर्सेज हैं इसके, और आप अपना वो पूरा जर्नी आप शॉर्ट से अल्फाज में बता सकते हैं? MRCS की जो मुझे प्रिपरेशन टाइम था, जो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, डॉक्टर्स पूछते हैं, वो 4 to 6 मंथ्स हैं, और मुझे तकरीबन इसमें 5 मंथ्स लगे इसकी प्रिपरेशन में। और जो रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए इसके लिए मुख्तलिफ क्वेश्चन बैंक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसमें जो मैंडेटरी क्वेश्चन पूल है वो EMRCS का है। सो बेसिकली EMRCS का करना इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए 100% जो है वो ज़रूरी है। अगर आपने EMRCS नहीं किया तो आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। तो 3 टाइम्स EMRCS का जो क्वेश्चन बैंक है उसको करना ज़रूरी है, और राउंड अबाउट उसमें 2500 MCQs हैं। देन इसके अलावा लास्ट 5 इयर्स के जो रिकॉल्स हैं और पास्ट पेपर्स हैं वो करना इसमें ज़रूरी है, और वो मुख्तलिफ ग्रुप्स पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। थर्ड, एक फौजिया शीट के नाम से MCQs हैं, राउंड अबाउट 300 MCQs, वो करना मैंडेटरी है कि उसमें से जो है हर एग्ज़ाम में तकरीबन 20 to 30 MCQs रिपीट ज़रूर होते हैं। सो बेसिकली ये तो चंक है जो आपने मैंडेटरी करना ही करना है। इसके अलावा मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेज इसके लिए अवेलेबल हैं। मैंने एक इजिप्शियन मेंटोर थे मेरे, डॉक्टर रिदा हार्बे, तो मैंने उनका ऑनलाइन कोर्स भी सब्सक्राइब किया ताकि जो है मुझे फर्दर जो है इसके हवाले से गाइडेंस भी मिले, और क्या क्या कोर्स मटेरियल है, जो स्टडी मटेरियल है वो भी। सो बेसिकली ये 4 जो रिसोर्सेज थे मैंने यूज़ किए इन 5 मंथ्स में इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। और इनिशियली मेरे माइंड में यही था कि सिर्फ मुझे इसको पास करना है, क्योंकि इसको पास करना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस एग्ज़ाम को, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कोर्स है कि आप रिटेन नहीं कर सकते हैं। सो कोई भी कैंडिडेट जिसने इस एग्ज़ाम में अपीयर होना है, मिनिमम 4 मंथ्स उसको विद डेली 4 to 6 आवर्स स्टडी के साथ जो है वो देने पड़ेंगे, देन वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ओवर स्मार्ट जो है डॉक्टर हो या स्टूडेंट हो, उसके लिए फिर 3 मंथ्स मिनिमम रिक्वायर्ड हैं कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। सही हो गया। अच्छा, जब आप इस प्रोसेस में थे तो आपने कितना टाइम लिया, और आपका क्या प्रोसेस क्या था कि कैसे पढ़ते थे आप? मुझे जो लगे, मैंने जनवरी वाले में अटेम्प्ट में अपीयर हुआ, तो मैंने अगस्त 2020 के स्टार्ट में मैंने शुरू कर दिया था प्रिपरेशन इसकी।
और डेली मैं राउंड अबाउट 3 to 4 आवर्स स्टडी पे देता था, और इस दौरान मेरी ड्यूटीज भी रूटीन की होती थी हॉस्पिटल की, तो मतलब उसी दौरान मैं चीज़ें मैनेज करता होता था। लाइक मैं अपने टैबलेट में, क्योंकि वो ऑनलाइन क्वेश्चन पूल था, तो मैं टैबलेट अपने साथ कैरी करता था। जिस तरह हॉस्पिटल में कोई मुझे हाफ आवर मिल गया, 1 आवर मिल गया, तो सही। डॉक्टर्स ऑफिस में या जो हमारा सर्जन ऑफिस होता है उसी में बैठ के पढ़ लिया। तो ये चीज़ें होती थी, मतलब अलग से टाइम मुझे बहुत रेयरली मिला। लास्ट 20 डेज मैंने ऑफ लिए थे हॉस्पिटल से। सही है, सही है। उसमें मैं सोलली फिर 8 to 10 आवर्स में बैठ के पढ़ता था अपना घर में। सही है। तो मतलब आपको लगता है कि मतलब आपने जस्टिफाई किया था, मतलब यानी कि एक आम बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो यानी कि मुझे ऑब्वियसली अंदाज़ा है कि आपका मेंटल कैलिबर तो माशाल्लाह से बहुत ही हैवी किस्म का होगा। एक आम बंदा जो है वो अगर करना चाहता है तो उसके लिए जो है वो क्या सजेशन होगी आपकी कि मतलब वो किस तरह से कैरी करे? वो भी इसी तरह से चले जैसे आपने कैजुअली लेके चले, और आपने तो मतलब माशाल्लाह जो है ना वो तो एक झंडे गाड़ दिए। एक आम बंदे ने जिसने पास करना है वो कैसे करे इसको? जी, वो अब इस तरह कर सकता है कि जो है अपने टास्क को डिवाइड कर दे, कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल कि 24 आवर्स की उसकी कॉल है, और वो हर डॉक्टर की लाइफ में वीक में 2 to 3 कॉल्स आ रही होती हैं उसकी डेली रूटीन में, तो उसमें ये है कि अगर वो उसका चीज मिस हो रही है कि वो उस दिन पे अक्सर लोग कॉल ऑन कॉल नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो ये है कि अगर वो उसने 3 आवर्स डिवाइड किए हुए, तो वो जब पोस्ट कॉल नेक्स्ट डे पे होगा तो वो 6 आवर्स कर ले कि मुझे पिछले दिन का भी अपना टास्क जो है वो कवर अप करना है और नेक्स्ट डे का भी करना है। ठीक है। और उसमें कोई रट्टा लगाने की इसमें जरूरत नहीं है कि जिस तरह हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स है, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस है। वो आपके नॉलेज को असेस करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज को, जो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स है वो आपके रटा हुए चीजें को कम ही असेस कर रहे होते हैं। तो इसलिए इसके अपने आप को ओवरबर्डन करने की जरूरत नहीं है कि यार फॉरेन एग्जाम है, पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं होगा। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, डेली बेसिस पे आप अपना कर रहे हैं, चाहे 1 आवर भी देते हैं, मैं कहता हूँ वो भी मोर देन इनफ है कि आप अपने जर्नी की तरफ कंटिन्यू रखें। कि जो 1 आवर भी दे रहे हैं, किसी दिन आप कंपनसेट करने के लिए 3 आवर्स दे दें। तो इसलिए इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने फिक्स्ड आवर्स रखने हैं, जब आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपके जो रिसोर्सेज हैं वो ऑनलाइन है। तो आप कोई भी अपनी टैबलेट या मोबाइल फ़ोन है उसको अपने साथ आप कैरी करें। जिधर आपको लगता है कि मेरे पास फ्री टाइम है, उधर उसको ओपन करके अपना गूगल पे EMRCS जो आपका क्वेश्चन पूल है उसको आप रिव्यू कर सकते हैं। 10 MCQs कर लें, 15 कर लें, जैसे आप इजी हैं। मतलब सबसे जो इसमें मेन चीज है, अपने आप को आपने ओवरबर्डन नहीं करना कि यार मैं ये कैसे कवर करूंगा, ये चीजें कैसे होंगी। एट द एंड ऑफ द डे जो है आप के जो है मेजर चंक कवर हो चुका होगा, अगर आप जो है डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इसको टाइम दे रहे हैं। तो अभी आप क्या प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट? नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरा ये जून 2021 में मेरी 2 मंथ्स बाद ट्रेनिंग इंशाल्लाह FCPS जनरल सर्जरी की कंप्लीट हो रही है। देन मैं वेट कर रहा हूँ इंटरनेशनल सेंटर्स, क्योंकि कोविड की वजह से अभी बंद हैं पार्ट बी के लिए। तो जैसे ही वो इंशाल्लाह ओपन होते हैं इंटरनेशनल सेंटर्स, तो आई विल गो फॉर MRCS पार्ट बी। देन फर्दर उसके बाद मेरा प्लान है FCPS पार्ट 2 के एग्जाम देने का, क्योंकि मैं कह रहा हूँ एक चीज जिसको छेड़ दी है उसको मैं कंप्लीट करके देन मैं नेक्स्ट जो है पार्ट 2 पाकिस्तान का FCPS का उसमें अपीयर हूँ। सो अभी तो मेरे जहन में यही प्लान है। बाकी इंशाल्लाह जैसे चीजें आगे क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि कोविड की वजह से कई चीजें अभी क्लियर ही नहीं हो पा रही हैं। इवन FCPS का पाकिस्तान में जो एग्जाम है वो डिले होते जा रहा है। तो अब देखें, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आपकी मेमोरी का फार्मूला क्या है? क्या मतलब खाते क्या हैं आप? नहीं, खाता तो मैं नॉर्मल ही हूँ। असल में ये है कि मैंने मैं अपने जो है ना पिक्टोरियल व्यूज, मतलब मैं अपने वॉइस जो है वो रिकॉर्डिंग करके, कोई भी जिस तरह चीज है उसकी मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली। अपने निमोनिक्स मैं खुद बनाता हूँ कि लाइक ये चीज रिटेन करने के लिए मैंने कोई टॉपिक लाइक वेस्कुलर सर्जरी का टॉपिक्स हैं, तो एक ही पेज पे मैं अपने उसके निमोनिक्स खुद बना लेता हूँ कि उसको इजीली रिवाइज करने के लिए। और अपनी जो है जो रफ सी कोई पिक्चर्स हैं वो अपनी बना ली के रिवाइज करने के लिए। मतलब मेरा यही तरीका होता है, मैं उनको लाइंस को नहीं याद करता, मैं उनको पिक्टोरियल व्यूज में और अपने मोबाइल फोन में उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग करके तो उनको रिटेन करता हूँ फॉर फर्दर रिवीजन के लिए।
सही है। और ये जो है आपने वैसे फाइनल ईयर से डिसाइड किया हुआ था कि आपने जाना भी सर्जरी में है और ये सारा कुछ आपने ऐसे करना है। सर्जरी की तरफ जो आप इतने वो इंक्लाइंड थे, इसकी क्या वजह थी? एक्चुअली जब मैं फोर्थ ईयर में सर्जरी मेंट्रो में बड़ा पैशनेट था कि लाइक कई लोगों को ये चीज़ नहीं अच्छी लगेगी जब वो इसको सुनेंगे कि मतलब मुझे बहुत अच्छा फील होता था कि जो ग्लव्स है मेरे हर टाइम मतलब ब्लड से लोडेड हो और इस तरह के ना। तो मतलब मैं तब से ही पैशनेट था बेसिकली। तो इस वजह से जो है ना जब मैं अपने ड्यूरिंग एमबीबीएस ईयर्स ही सारे लोग सर्जरी के रोटेशन से भाग रहे होते थे, मैं जाके केसेस में वॉशअप अपने कंसल्टेंट्स के साथ हुआ था। तो वहां से मुझे लगा कि यार मेरे अंदर जो इंस्टिंक्ट है ना वो एक सर्जन का ही है और मुझे इसी को ही जो है ना मतलब मुझे एडवेंचरस सी लाइफ पसंद थी। लाइक मेडिसन जो इंटरनल मेडिसन है वो भी बहुत अच्छा एक इसमें है फील्ड है, लेकिन मतलब मेरे लिए वो एक मोनोटोनस ही होता था यार कि डेली एक ही चीज करनी है जाके। सर्जरी में एक डिफरेंट चीज है, मतलब आप एक डेली जाके एक ही केस जो है वो मुख्तलिफ पेशेंट्स में मुख्तलिफ तरह से प्रेजेंट कर रहा होता है। तो मतलब आपकी डेली न्यू लर्निंग है, न्यू चीज है। तो इस वजह से मुझे ये था कि यार ये मेरे लिए एक एडवेंचरस साइड है और मुझे इसी में ही जाना है। इस वजह से मेरे जो वो इंस्टिंक्ट्स थे वो सारे सर्जरी की साइड पे ही थे। हाँ, सही हो गया। अब अगर कोई बंदा मतलब यानी कि फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में है और वो मतलब अभी ऑब्वियसली ये साल होते हैं जिसमें बंदे आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि हमने किस फील्ड में जाना है। तो अगर कोई बंदा डिसाइड करना चाह रहा हो और वो कंफ्यूज हो बिटवीन द फील्ड्स, ठीक है, तो उसे क्या चीज़ें आप सजेस्ट करेंगे कि अच्छा ये ऐसे करो और ये देखो, तो फिर जो तुम्हारे जवाब आएंगे ना तो वो फील्ड में जाओ। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ये जितना भी आप एडवाइस करें ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। हमारे सीनियर्स भी मेरे जो कोलीग्स थे उनको एडवाइस करते थे, क्योंकि आपके जो पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एमबीबीएस की लाइफ में। आप जिस तरह भी मेडिकल स्टूडेंट हैं कि मतलब आपके साथ वाला कोई यूएसएमएल कर रहा होगा, कोई प्लैब के प्लान में होगा, कोई एएमसी के प्लान में होगा, तो मतलब मुख्तलिफ इर्द गिर्द से जो आपको एक तो ये चीज़ नहीं क्लियर हो पा रही होती है। हाँ। सेकेंडली कि फील्ड कौन सी चूज करनी है वो ड्यूरिंग एमबीबीएस बहुत एक मुश्किल टास्क है। उसके लिए मैं कहता हूँ कि जब आप प्रैक्टिकली अपनी हाउस जॉब के दौरान जाएं, मतलब मुख्तलिफ रोटेशंस पे जाएंगे, लाइक इंटरनल मेडिसन की, सर्जरी की, पीड्स की, आपकी जो है गायनी की हो गई, मतलब मुख्तलिफ आप रोटेशंस पे जाएंगे। ये चीज़ें आप तब के लिए छोड़ दें कि आप डिसाइड करें कि आपको किस में जाना है। आपने जो ड्यूरिंग एमबीबीएस ये चीज़ क्लियर अपने माइंड में करनी है कि आपने पाकिस्तान में स्टे करना है कि या आपने यूके, यूएस या ऑस्ट्रेलिया या किसी भी और कंट्री में जाना है। सो ये बेसिक जो अपने माइंड में आपने ड्यूरिंग एमबीबीएस इन चीज़ को क्लियर करना है। देन आफ्टर एमबीबीएस जब आपको क्लियर हो जाए कि यार मुझे स्टेट्स जाना है, मुझे यूके जाना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली देखें कि आपको वहाँ पे किस फील्ड में जाना है। लाइक इंटरनल मेडिसिन में जाना है तो आप जब हाउस जॉब करें तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं इतनी कैपेबिलिटी रखता हूँ कि मेरे लिए इंटरनल मेडिसिन इज़ अ गुड फील्ड। जब आप सर्जरी की रोटेशन पे जाएं, मतलब आप ओपन माइंड के साथ जाएं कि हर रोटेशन में, और देन देखें कि मैं किधर कंफर्टेबल हूँ फॉर माई फ्यूचर कैरियर। सही है। अच्छा, जो प्लैब है वो तो हम लोग देते हैं, यहाँ से हाउस जॉब होती है हमारी, फ़ौरन उसके बाद हम लोग प्लैब के लिए तैयारी करना, या मतलब हाउस जॉब के दौरान ही लोग प्लैब की तैयारी कर रहे होते हैं। तो आप जो हो हाउस जॉब में एक तो क्या कर रहे थे, लाइक इन द सेंस ऑफ प्रिपरेशन, और दूसरा ये कि आपका एलिजिबिलिटी तो यही है ना कि मतलब आपका हाउस जॉब हो जाए और उसके बाद MRCS भी दे सकते हो, तो इसके लिए अप्रोप्रिएट टाइम क्या होना चाहिए? एक्चुअली मैंने अपनी हाउस जॉब की थी आगा खान हॉस्पिटल कराची से इन 2016 में। तो मैंने ड्यूरिंग माय हाउस जॉब जो है मैंने प्रिपरेशन जो है वो FCPS पार्ट 1 की स्टार्ट कर दी थी। लाइक के मेरे जो सीनियर्स उन्होंने मुझे गाइडेंस दी, उन्होंने कहा कि आप जो है ना बस टच करते रहो बुक्स को, ताकि अगर आपने 1 ईयर वेस्ट कर दिया तो उसके बाद आपके लिए चीज़ें ग्रैब करना मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब तब मेरे माइंड में, मैंने MRCS की कोई प्रिपरेशन माइंड में नहीं थी मेरे जो है ना। देन मैंने जैसे मेरी हाउस जॉब ख़त्म हुई उसके 3 मंथ्स बाद मेरा अटेम्प्ट आ रहा था FCPS पार्ट 1 का, उसमें मैं अपीयर हुआ और वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था सर्जरी एंड अलाइड में। देन मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। देन जब आप FCPS की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उसके 2 ईयर्स के बाद एक एग्ज़ाम होता है, इंटरमीडिएट मॉड्यूल एग्ज़ाम।
उसकी मैंने प्रिपरेशन की, वो मैंने क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में। देन उसके बाद मेरे जहन में था कि यार अब मेरे पास बेसिक्स का भी नॉलेज है और क्लिनिकल साइड का भी नॉलेज है, तो मेरा अब ये बेस्ट टाइम है कि मुझे MRCS की प्रिपरेशन करनी है। तो बेसिकली अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को गाइड करूं, मैं उसको यही कहूँगा कि आप अपना FCPS पार्ट 1 दें जनरल सर्जरी में या सर्जरी एंड अलाइड में। देन उसके बाद अपनी आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग के जब 2 इयर्स आपके ख़त्म हो जाएं, आपका इंटरमीडिएट मॉड्यूल क्लियर हो जाए, उसके बाद आप जो है अपना MRCS की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप 3rd ईयर के रेजिडेंट होते हैं आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है, क्योंकि पार्ट 2 आपका भी दूर होता है और आप इधर से भी आपका माइंड रिलैक्स हो चुका होता है कि मेरा इंटरमीडिएट मॉड्यूल क्लियर हो गया हुआ है। सो वो जो ईयर है आपका 3rd ईयर ऑफ आपका जो ट्रेनिंग है वो बेस्ट है फॉर गिविंग योर MRCS के दोनों जो आपके पार्ट्स हैं। मैं भी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कुछ चीज़ें ये कोविड की वजह से डिले हो गई। बेसिकली मेरा भी यही था कि मुझे 3rd ईयर जो ट्रेनिंग है उसमें देना है, लेकिन वो कोविड और उसकी वजह से जो चीज़ें डिले हो गई हैं। लेकिन बेस्ट अगर कोई भी आप मेरे से पूछें तो मैं कहूँगा 3rd ईयर ऑफ ट्रेनिंग जो है वो बेस्ट ईयर है फॉर गिविंग MRCS एग्जाम। तो अगर किसी ने मतलब मेडिसिन में जाना है तो उसके लिए भी यही चीज़, उनका मेरे ख्याल से MRCP होता है ना मेडिसिन वगैरह वालों का? जी, उनका बेसिकली MRCP है। उसके बारे में मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैंने जो अपने सीनियर से उसके बारे में सुना हुआ है, उसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। लाइक 2 पार्ट्स उनके थ्योरी बेस्ड हैं और जो 3rd पार्ट है जिसको वो पेसिस कहते हैं वो उनका क्लिनिकल पार्ट है। सो वो एक डिफरेंट पाथवे है, मतलब जो है वो बेटर वही आपको जो MRCP दे रहे हैं वो उसके बारे में आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। सही है। FCPS आपने देना है और उसके बाद आप ये सारा कुछ करो, लेकिन मतलब पाकिस्तान में तो ये सारा कुछ सेम है ना, लाइक इसकी प्रिपरेशन और उसकी मेडिसिन की सारा कुछ एक ही जैसा सिलेबस होता है या डिफरेंट होता है FCPS का? सिलेबस देखें, जो आपके इंटरनल मेडिसिन है या जनरल सर्जरी है वो चाहे आप पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी वो मुल्क में वो तो सेम रहेगी। सिर्फ थोड़ा सा जो वेरिएशन आती है वो गाइडलाइंस की आती है। लाइक अगर आप UK बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं तो वो अपनी जो नाइस गाइडलाइंस है जैसे उसको वो फॉलो कर रहे होते हैं। सो अगर आप MRCP का एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे वो जो क्लिनिकल गाइडलाइंस है आपने नाइस गाइडलाइंस फॉलो करनी है। हम सर्जरी का जिस तरह एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें हमें अपनी नाइस गाइडलाइंस फॉलो करनी है। सो इतनी वेरिएशन नहीं है, जो कोर नॉलेज है वो सेम ही रहता है उसमें। चाहे आप पाकिस्तान का इंटरनल मेडिसिन है या UK का, वो इतना वेरी नहीं कर रहा होता चीज़ें, या सर्जरी है वो वेरी नहीं कर रही होती। हाउस जॉब के दौरान FCPS की तैयारी कैसे करनी चाहिए? मैं अपने जो कोलीग्स हैं जूनियर्स उनको मैं ये कहता हूँ कि जो फर्स्ट एड हमारी है USMLE की फर्स्ट एड, उसको आप एक थॉरो रीड अपने ड्यूरिंग हाउस जॉब दे दें। मतलब लाइक वो उसको रीड देना मस्ट है। देन उसके बाद आपके लिए जो चीज़ें हैं आपको एक सुपरफिशियल जो नॉलेज है वो मिल जाता है रिलेटेड टू आपके, क्योंकि आप बेसिक्स अपनी भूल चुके होते हो। जाहिर सी बात है आपने बेसिक्स अपने फर्स्ट ईयर और 2nd ईयर ऑफ MBBS में पढ़ी हुई होती हैं, तो आपकी वो एक रिफ्रेश हो जाती हैं सारी। तो और आपको एक कंसाइज जो है वो आपको चीज़ मिल जाती है फर्स्ट एड जो USMLE की है। तो मैं बेसिकली यही कहता हूँ कि आपने और कुछ नहीं पढ़ना, अपनी आप फर्स्ट एड ले लें USMLE की, उसको एक तरफ से शुरू करें और एंड तक एक थॉरो रीड दे दें। तो अगर आपने अपने हाउस जॉब के दौरान ये भी एक चीज़ कर ली तो आपने समझ लिया आपने 50% आपने पार्ट 1 की प्रिपरेशन का कर ली है। देन उसके बाद आपने जो है जो आपका क्वेश्चन पूल है रिमेनिंग जो आपका टाइम है आफ्टर हाउस जॉब वो आपने करना है और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली क्लियर FCPS पार्ट 1 कर सकते हैं। अच्छा उस्मान भाई, जो मतलब यानी कि कोई एक आम स्टूडेंट है उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी ये हो रही होगी कि मतलब प्लैब और MRCS में एक्चुअल में जो है डिफरेंस क्या है और चूज़ क्या करना चाहिए और चूज़ करते हुए क्या चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अक्सर स्टूडेंट्स को यही होती है कि हमें प्लैब करना है क्योंकि दोनों रूट तो UK के ही हैं, या हमें MRCS करना है। तो इसमें मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो प्लैब है ये जस्ट एन लाइसेंस एग्जाम है। लाइक इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में चाइना से, रशिया से या किसी भी और कंट्री से ग्रेजुएट्स मेडिकल आते हैं, उनको पहले पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का एग्जाम क्लियर करना है, देन वो पाकिस्तान में जो है फर्दर काम करने के लिए एलिजिबल होंगे। सेम हिसाब किताब प्लैब का है
कि अगर आपने यूके में जाना है, आप ग्रेजुएट पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं, बांग्लादेश वट एवर के, आप यूके के बाहर से कहीं के भी ग्रेजुएट हैं, तो वहां पे जाके आपको काम करने के लिए या जो एंटर होने के लिए वहां का लाइसेंस एग्जाम क्लियर करना है. सो प्लैब इज बेसिकली अ लाइसेंस एग्जाम. It's not a post graduation exam, it's not a diploma exam or whatever you can say. So MRCS जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो एक पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम है और वो अबव है. समझें कि अगर प्लैब 50 पे है तो MRCS 100 पे है. अगर आप प्लैब वाले पाथवे से भी यूके मेंटर हो जाते हैं, आपको GMC रजिस्ट्रेशन मिल गई है, और अगर आप उधर इन फ्यूचर ट्रेनिंग करना चाहते हैं सर्जरी के अंदर, तो आपको स्टिल जो है वो MRCS एग्जाम क्लियर करना मैंडेटरी है, वरना आप वहां पे यूके में ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं. सो इसको मैंने इसीलिए इतना सिंपलाइज कर दिया, किसी को भी सिंप्लीफाई कर दिया कि समझने के लिए कि हमें प्लैब लेना है या हमें MRCS करना है. और प्लैब लेने के बाद जरूरी नहीं है कि आपको MRCS ही करना है. आपने अगर इंटरनल मेडिसिन में या मेडिसिन की किसी भी आगे अलाइड में ट्रेनिंग करनी है तो आपने MRCP का एग्जाम देंगे, जो कि मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस का एग्जाम है. और अगर आपने सर्जरी में करना है तो आपने मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन का एग्जाम देना है. सो ये बेसिकली जो है समझाने के लिए. सही है. अच्छा, कॉस्ट का बता दें कुछ, के मतलब क्या सारे प्रोसीजर पे कितनी कॉस्ट आएगी? अच्छा, कॉस्ट जो है ना, पार्ट ए जो MRCS का है उसके लिए जो है पाकिस्तानी रुपीस में राउंड अबाउट 1,25,000 जो है वो फीस है MRCS पार्ट ए की. देन जो सारा रिसोर्स मटेरियल है इसका, जो कोर्स वगैरह या ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक वगैरह, वो राउंड अबाउट 30,000 to 40,000 रुपीज पाकिस्तानी वो भी हैं. तो राउंड अबाउट 1,50,000 आपका पार्ट ए का जो है वो आपने माइंड में रखें कि एक आपको पे करना है. सेकेंडली जो पार्ट बी है उसकी जो एग्जाम फीस है वो राउंड अबाउट 2,10,000 पाकिस्तानी रुपीज है. और उसके लिए भी अगर आप, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में भी सेंटर्स नहीं है, आपने किसी भी इंटरनेशनल सेंटर में अपेयर होना है तो आपने 2 to 3 लाख वो भी अपने माइंड में कॉस्ट रखनी है. तो राउंड अबाउट पार्ट बी के लिए आपको 5 लाख रुपीस पार्ट बी के लिए, और पार्ट ए के लिए आपको 1,50,000. तो राउंड अबाउट 7 लाख के करीब आपको ये ओवरऑल जो है MRCS का एग्जाम जो है वो कॉस्ट करेगा. सही है. MRCS पार्ट 1 भी हो गया है, पार्ट 2 भी हो गया है. उसके बाद क्या ऑप्शंस हैं वहाँ पे? क्या 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 आपकी वो होगी, वर्थ होगी? और उसके बाद जो आपके जो होते हैं कि वहाँ के प्रैक्टिस में क्या फ़र्क होगा, जो यहाँ के लोग उसको प्रेफर करते हैं, ये सारी चीज़ें, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, इसमें ये है कि आपने जैसे पार्ट ए पार्ट बी MRCS का क्लियर कर दी है, देन आपको OET का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना है. OET का आप एग्जाम क्लियर करेंगे, देन आप अप्लाई करेंगे GMC रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसमें तकरीबन 4 to 6 मंथ्स का जो है ड्यूरेशन लग जाता है GMC रजिस्ट्रेशन क्लियर होने में, क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और वो जो प्रोसीजर है वो अराउंड अबाउट 4 to 6 मंथ्स का है. देन आप उसके बाद जब GMC रजिस्ट्रेशन आपको मिल गई है, देन आप उधर अप्लाई करेंगे. NHS की मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की जॉब्स आ रही होती हैं, ट्रेनिंग पोस्ट, नॉन ट्रेनिंग पोस्ट. देन वो फिर आपकी मैटर करता है CV पे, कि आपकी CV में रिसर्चेज कितनी हैं, ऑडिट्स कितने हैं, आपने पोस्टर प्रेजेंटेशंस कितनी की हुई हैं, वो चीज़ें, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है. लाइक पाकिस्तान में आप ऑलरेडी अगर जिस तरह 4-5 ईयर्स लगा चुके हुए हैं अपने, मतलब ये चीज़ें फिर आपके वो काउंट करती हैं और मार्क्स इनके हैं. देन वो आपका ओवरऑल मेरिट बनेगा उस पोस्ट से जिसमें आपने अप्लाई की है, और आपके इंटरव्यूज वो कंडक्ट करेंगे वहाँ पे. देन आपका जो है वो भी तकरीबन राउंड अबाउट 6 months to 1 year का वो प्रोसीजर है. मतलब वो आपने अपने माइंड में रखना है कि आपका 1 year तक आपको लग सकता है ट्रेनिंग पोस्ट मिलने के लिए. तो मीनवाइल आप नॉन ट्रेनिंग पोस्ट पे वहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो एज ए सीनियर मेडिकल ऑफिसर आप वहाँ पे या रजिस्ट्रार आप काम करेंगे, तो आपको सैलरी और वो चीज़ें मिल रही होंगी. तो आप मीनवाइल आप अपना ट्रेनिंग पोस्ट के लिए भी अपनी CV स्ट्रॉन्ग करें, मतलब वहाँ पे रह के यूके के हॉस्पिटल्स में आप ऑडिट करें, अपना पोस्टर प्रेजेंटेशंस करें और इस तरह की चीज़ें जो है, मतलब वो टाइम के साथ आपकी चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो जाती हैं जब आप एक ट्रैक पे चढ़ जाते हैं. मतलब सबसे पहले तो ये है ना कि आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है. आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, देन आपके लिए बाकी चीज़ें जो हैं वो ईजी हो जाती हैं.
सही है। और इसमें जो है उसके बाद जो है आप ज़ाहिर सी बात है एक बड़ी पोजीशन पे जाओगे और मतलब वहाँ पे काम करोगे, जो कि मतलब स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करोगे वहाँ पे आप। तो वहाँ पे फिर वहाँ की इनकम और यहाँ की इनकम का कंपैरिजन कर सकते हैं आप, क्योंकि आप तो यहाँ के सिस्टम में काम कर रहे हैं ना। जी, इनकम में जो मेरे अभी कोलीग्स वहाँ पे यूके में काम कर रहे हैं, तो वहाँ और यहाँ की इनकम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लाइक वो आफ्टर पेइंग ऑल देयर टैक्सेस वो एक हैंडसम अमाउंट वहाँ पे ले रहे हैं। लाइक अगर उनको पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो 3 to 4 lakhs उनका बनता है। और पाकिस्तान में जो एक पीजीआर है, फाइनल ईयर पीजीआर है, वो 1 लाख पाकिस्तानी रुपीस जो है उसको पे कर रही है गवर्नमेंट। तो उस हवाले से अगर कंपेयर करें तो वो एक ह्यूज डिफरेंस है। और इसलिए हमारे मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स जो पाकिस्तान के हैं वो बाहर जाना पसंद करते हैं, कि क्योंकि वहाँ पे आपको एक फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट हो रहा होता है कंपैरेटिवली पाकिस्तान की निस्बत। अगर आपके साथ में फैमिली भी आप पे डिपेंडेंट है, लाइक आपके वाइफ है, आपके बच्चे हैं, तो उनके लिए बाहर ज़्यादा सूट करता है। सो ह्यूज डिफरेंस है पाकिस्तानी अमाउंट में और जो बाहर आपको वो पे कर रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है, कोई बंदा अगर बाहर के लिए प्लान करता है तो पहली प्रायोरिटी तो उसके जहन में यही होती है कि मतलब हमें इंटर्न मिलेगा क्या, तो वो इसी वजह से फिर प्रेफर भी करते हैं। तो मतलब यानी कि ये है ना कि मतलब MRCS किसी बंदे ने कर लिया है तो वो मतलब अब वहाँ पे भी चाहे तो प्रैक्टिस करना चाहे वहाँ पे कर सकता है, और यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहे यहाँ पे कर सकता है। से आपने पाकिस्तान में जैसे FCPS अभी आपने कर लिया है, तो लेकिन अगर कोई बंदा डिसाइड करता है कि उसने पाकिस्तान में ही प्रैक्टिस करनी है, तो पाकिस्तान में उसका कोई है एज वगैरह इस चीज़ के साथ, अच्छा, FCPS के साथ? जी बिल्कुल, इसमें है कि अगर आपने लाइक पाकिस्तान में FCPS कर लिए, साथ आपके पास एक MRCS का डिप्लोमा या डिग्री है, तो उसमें आपको ये एडवांटेज है कि अगर आपने पाकिस्तान में कोई फर्दर सेकंड फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपके साथ जो और कैंडिडेट्स होंगे, आपके पास एक फॉरेन एग्जाम क्लियर है, तो आपको पाकिस्तान के जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वो आपको प्रेफर करेंगे कि हमें इस बंदे को रखना है फॉर सेकंड फेलोशिप के लिए। प्लस अगर आपके माइंड में ये है कि यार मैंने FCPS कर ली है, साथ मुझे MRCS भी मैंने कर ली है, अब अगर मैं कोई गल्फ कंट्री में जाना चाहता हूँ लाइक सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, आपका UAE हो गया, तो उसमें आपको एज ये है कि अगर फॉर एग्जांपल 2 कैंडिडेट्स हैं सेम पोस्ट के लिए और दोनों का FCPS क्लियर है, प्लस अगर आपके पास MRCS है और आप GMC रजिस्टर्ड हो, तो वो जो वहाँ के हॉस्पिटल्स हैं वो आपको ज़्यादा प्रेफर करेंगे कंपैरेटिवली उस बंदे के जिसके पास सिंपल FCPS का जो है डिग्री होल्ड कर रहा है। तो इसलिए इसका एक एडवांटेज तो आपको है कि आपको ओवर एक जो सिंपल FCPS बंदा है और आपके पास एक MRCS की डिग्री है अदर देन योर FCPS, तो ये एक स्कोप पाकिस्तान में भी है। और अगर आप UK नहीं जाना चाहते हैं, गल्फ के किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आपको ये एक एज है। तो वैसे आपको गल्फ़ के कंट्रीज़ के बारे में कोई नॉलेज है? गल्फ का यही है कि वहाँ पे अगर आपने जिस तरह FCPS क्लियर कर ली और MRCS का है आपके पास डिग्री होल्ड आप कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे आपको लोकम जॉब्स मिल जाती हैं, आपको जूनियर कंसल्टेंट्स की पोस्ट मिल जाती हैं, और विद पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह आप वहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ आप फिर सीनियर कंसल्टेंट के लेवल पे भी जा सकते हैं। सो गल्फ में तो इस तरह मतलब आपको एडवांटेज है इस एग्ज़ाम के बेस पे। आप अपनी CV को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? लाइक मतलब एक करने के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, आपने क्या क्या किए थे, और उसके बाद आप सजेस्ट क्या करेंगे? अच्छा, जो मैं स्टूडेंट लेवल पे है वो यही कहूँगा कि जिस तरह स्टूडेंट्स होते हैं क्लिनिकल ईयर्स में, 4th ईयर फाइनल ईयर में, तो उनको चाहिए कि जो अपने कंसल्टेंट्स हैं, क्योंकि वो कोई जो अच्छे कंसल्टेंट्स होते हैं जो प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, वो किसी ना किसी रिसर्च में इन्वॉल्व हुए हुए होते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि उनके साथ लाइक डाटा कलेक्शन जो है उसमें हेल्प आउट उनको करें, ताकि उनका रिसर्च के बारे में उनको हाउ ना होती जाए कि रिसर्च होती क्या है। बेसिकली ना पब्लिश करें रिसर्च, अगर वो अपनी मेडिकल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में पब्लिश कर लें वो तो वेल एंड गुड है, नहीं भी पब्लिश होती है तो उन्होंने वरी नहीं करना। सिर्फ अगर वो समझ लेते हैं कि रिसर्च चीज़ होती क्या है तो वो भी वेल इनफ है उनके लिए उस लेवल पे। देन ड्यूरिंग हाउस जॉब जब आप क्लिनिकल साइड पे प्रॉपरली आ जाते हो, देन आप कोशिश करें कि लाइक केस रिपोर्ट हो गई उसमें इन्वॉल्व हो, लाइक आप पोस्टर प्रेजेंटेशन है वो आप करें। अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में हैं, जिस तरह कोई शिफा हॉस्पिटल में है, शौकत खानम में है, आप लाइक आगा खान में है, कोई प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में, वहाँ पे आप ऑडिट कर सकते हैं, ऑडिट टीम्स के साथ आप इन्वॉल्व हो सकते हैं।
जिस तरह आपकी एनजीओस चल रही होती है, उन एनजीओस के साथ आप जाके फ्री मेडिकल कैंप्स और ये चीज़ें कर सकते हैं। मतलब आपने कोई भी पॉजिटिव चीज़ अगर आपकी एक्टिविटी हो रही है आप उसमें इन्वॉल्व हो और जो डॉक्यूमेंट भी हो रही है, लाइक आपको एट द एंड ऑफ द डे कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है उस चीज़ का, तो आपने उसको छोटा नहीं समझना। अगर चाहे कोई माइनर चीज़ भी आप उसमें पार्टिसिपेट करें अपने फ्री टाइम में, ये हर चीज़ आप अपनी एट द एंड ऑफ द डे सीवी में मेंशन कर सकते हैं कि लाइक आपने कोई आर्मी के साथ, कोई नेवी के साथ फ्री मेडिकल कैंप की है और उसके पास आपका कोई डॉक्यूमेंट्री सर्टिफिकेट है, प्रूफ है, तो वो बहुत अच्छी बात है। वो आपके पॉजिटिविटी में मैटर करेगी जब आप अप्लाई करेंगे। सो ये चीज़ें हैं, आप इस तरह अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और उसके लिए आपको स्पेसिफिकली ये नहीं कि मैंने अलग कोई जो है निकलना है अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी आप रूटीन एक्टिविटीज में ही जो है आप अपनी सीवी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने क्या क्या किया? मैंने लाइक जिस तरह अपने फाइनल ईयर में एक दो जो मेरे कंसल्टेंट्स थे उनके साथ एज ए को ऑथर रिसर्च वगैरह में उनके साथ में रहा, उनके मैंने डाटा कलेक्शन में हेल्प आउट किया। देन ड्यूरिंग माय हाउस जॉब मैं जब आगा खान में था तो मेरी वहाँ पे नेवी के एक एनजीओ थी, वहाँ पे हमारी एक मैडम थी यूरोलॉजी की, उनके साथ मैंने जाके फ्री मेडिकल कैंप्स किए और इस तरह करके एक दो केस रिपोर्ट्स जो है वो उसमें मैं इन्वॉल्व हुआ। देन थोड़ा मेरी रिसर्च और उससे रिलेटेड ड्यूरिंग माय पीजीशिप चीज़ें कम हो गई क्योंकि मैं अभी जिस सेटअप में काम कर रहा हूँ शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम खान में, वहाँ पे रिसर्च वर्क थोड़ा कम है। लेकिन मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि आफ्टर माय ट्रेनिंग जो है मैंने दोबारा किसी अच्छे हॉस्पिटल या सेटअप में जाके ऑडिट हो गया या केस रिपोर्ट्स हो गई उसको इम्प्रूव करना है विद इन 1 ईयर जो है। सो मेरा फ्यूचर प्लान में ये चीज़ें हैं कि जो भी डेफिशिएंसीज हैं उनको मैंने लेटर ऑन अपने अगले 1 साल में जो इम्प्रूव करना है। सो इस तरह करके सही है। आगा खान में हौज़ाब की, आपको लगता है कि ये हौज़ाब जो है इसका वो आपकी जगह के साथ मैटर करता है कि आपने कहाँ से हौज़ाब की है, उसका कोई इन्फ्लुएंस या कोई फ़ायदा या नुकसान या कुछ होता है, या बस चलते ही रहना चाहिए, कुछ भी कहीं भी कर लो? नहीं, फ़ायदा तो बहुत होता है। देखें अब आगा खान में जब मैं था वहाँ पे पैसिव लर्निंग चीज़ों की बहुत ज़्यादा थी। मतलब मुझे पता लगता था कि यार ये लेटेस्ट नॉलेज ये है, ये चल रहा है, लेटेस्ट प्रैक्टिस ये है, जो कि एक अगर आप फॉर एग्जांपल एक लोअर सेटअप में काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उस तरह काम कर रहे हैं, तो उस तरह आपको जो है वो वेल टू डू जो है नॉलेज नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल आप जिस तरह को लाहौर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हैं वो है। लेकिन अब हर बंदा लाहौर के हॉस्पिटल में नहीं हाउस जॉब कर सकता। सो बहुत इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ता है कि जो है आपका जो प्रोफेशनली जो ग्रोन अप आप होते ही तब वो जब आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब या ट्रेनिंग कर रहे हो। सो इम्पैक्ट तो है, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हर बंदे के अपने सर्कमस्टांसिस हैं, फैमिली लाइबिलिटीज़ भी होती हैं और बाकी चीज़ें भी मैटर कर रही होती है, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो अगर किसी को ऑप्शन मिलता है किसी अच्छे सेटअप में जाने का, अच्छे हॉस्पिटल में जाने का, तो मेरा यही उनको एडवाइस होगी, मशवरा होगा कि वो उसको ऑप्ट करें और अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपनी हाउस जॉब और पीजीशिप करें। वैसे कंपैरेटिवली आपको जो है वो अगर आप वो कहते हैं ना कि बुलेट पॉइंट्स में अगर आप बता सकें कि मतलब कंपैरिजन करके कि मतलब क्या फ़ायदे हैं वहाँ पे, आपको क्या क्या फ़ील हुआ जब आपने कंपेयर किया अपने आप को? ऑब्वियसली आपने किया तो होगा जिन्होंने कहीं और की होगी या डिफरेंट जगहों पे लोगों ने की होगी, तो इस तरह आप मुझे कुछ बता सकते हैं जी कि क्या क्या चीज़ें फ़र्क होती हैं? जी जिस तरह अब हमारा, मैं सर्जरी रिलेटेड ही आपको बताता हूँ कि जिस तरह हम आगा खान में थे तो वहाँ पे हमें प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या है, पेशेंट की क्लार्किंग कैसे करनी है, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या करनी है, पोस्ट ऑपरेटिव वुंड केयर क्या है, मतलब ये चीज़ें हमें ड्यूरिंग हाउस जॉब बताई जाती थी। जबकि कंपैरेटिवली अब जिस तरह मैं अब गवर्नमेंट सेटअप में हूँ, यहाँ पे पीजीशिप कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे हाउस ऑफिसर्स को उस तरह चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, गाइडेंस नहीं है, मतलब लाइक हमारे पास उस तरह ट्रेंड स्टाफ्स नहीं है, पेशेंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम होता है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे प्रॉपर अपने हाउस ऑफिसर्स को नहीं बता पाते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे जिस तरह प्रॉपर डोजेज किसी भी मेडिसिन की क्या है, किसी मेडिसिन की जो एप्लीकेशन क्या है, मतलब लाइक किस डिजीज में आपको क्या एंटीबायोटिक देनी है, किस में क्या नहीं देनी है, तो ये चीज़ें जो वहाँ पे हम पैसिवली लर्न कर रहे होते थे वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है।
तो इस हवाले से मैं हमारे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको मैं एक इन चीज़ों में पीछे समझता हूँ कि वहाँ पे ऐसे हमारे जो ट्रेनीज हैं वो फैसिलिटेट नहीं हो रहे हैं, जबकि कंपैरेटिवली जो आगा खान हो गया, शिफा हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पे हाउस ऑफिसर्स हैं उनके जो है ट्रेनिंग लेवल कंपैरेटिवली इम्प्रूव्ड है हमारे यहाँ के सेटअप, लोकल सेटअप से। सही है, सही है। अच्छा, बाकी वैसे आपने बुक्स तो बड़ी वाली पढ़ी होंगी, क्यों कौन कौन से बुक्स पढ़ी थी आपने जब आप अपने एमबीबीएस के टाइम में थे? फाइनल ईयर में क्या क्या पढ़ा था जो सर्जरी के लिए? बेल एंड लव भी पढ़ी होगी आपने तो? नहीं नहीं, बेल एंड लव नहीं मैंने पढ़ी थी। मैंने क्योंकि एक्चुअली जो है बेल एंड लव आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने फाइनल ईयर में देखें इंटरनल मेडिसिन पढ़नी है, गायनी पढ़नी है, गायनी एंड डॉग्स, पीड्स पढ़नी है, तो आप अगर बेल एंड लव पढ़ेंगे तो आप बाकी चीज़ें पे कॉम्प्रोमाइज़ होंगी आपकी। तो मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो है डॉगर, जो हमारी सब भी पढ़ते हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, डॉगर मैंने पढ़ी थी फॉर सर्जरी, प्लस मैंने जो वाशिंगटन मैनुअल एक कंसाइसिव बुक है सर्जरी की, वो मैंने पढ़ी थी ड्यूरिंग माय एमबीबीएस। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल है कि मैंने कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक तो मैंने भी नहीं पढ़ी थी ड्यूरिंग माय एमबीबीएस, और मेरी चीज़ें कवर अप हो गई थी सारी इन 2 बुक से। अच्छा, सही है। तो मेडिसिन के लिए क्या पढ़ा था आपने? मेडिसिन कौन सी बुक से पढ़ी थी? मेडिसिन के लिए भी वाशिंगटन मैनुअल का ही वो बुक थी इंटरनल मेडिसिन की, वो मैंने पढ़ी थी। प्लस जो है एक तब यूएसएमएलई की बुक थी, अब मुझे पता नहीं कि वो है कि अब नहीं है, एक स्टेप अप मेडिसिन के नाम से बुक थी, स्टेप अप मेडिसिन के नाम से एक बुक थी तब, मे बी अभी भी होगी। तो वो बुक मैंने पढ़ी थी फॉर इंटरनल मेडिसिन। मतलब यानी कि आपने वहाँ तो उसमें क्या आपका वो पेपर पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड होता है जिसकी वजह से वो एमसीक्यू तो मेरे ख्याल से नहीं कवर होते ना शॉर्ट? नहीं, हमारा एमसीक्यू टोटल एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता था। अच्छा, इसलिए सही है, क्योंकि वो एमसीक्यूज है ना, वो बाज़ों का शॉर्ट बुक से नहीं कवर हो रहे होते हैं। जी जी, तो हमारा तो उधर एमसीक्यू बेस्ड था, तो हमारा तो कवर अप मतलब इन बुक से। सही है। आप जब एमबीबीएस कर रहे थे तो क्या मतलब कोई बड़ी डिस्टिंक्शंस आती थी, या मतलब जैसे एक नॉर्मल एमबीबीएस स्टूडेंट्स होते हैं उस तरह के थे आप? मेरी थ्रू आउट द मैं 5 years ऑफ एमबीबीएस वो टॉप 5 स्टूडेंट्स में रहा हूँ। 3rd ईयर का जो प्रॉफ था उसमें मुझे स्कॉलरशिप भी मिली थी, और 4th ईयर के प्रोफेशनल एग्जाम में भी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। तो मतलब मैं थोड़ा सा वो कह लें कि मतलब लाइक पढ़ने वाले स्टूडेंट ही था ड्यूरिंग माय एमबीबीएस वगैरह भी जो है ना। तो लेकिन मतलब मैं एवरेज सा हार्ड वर्क करता था, ये नहीं था कि मैं हर टाइम लाइब्रेरी में रहूं या इस तरह, मतलब कि जो है मैं चीज़ें इजी पिक कर लेता होता था, मतलब कहीं से सुन ली तो बस चीज़ पिक हो गई। तो इस तरह से जो है मतलब मैंने ड्यूरिंग माई एमबीबीएस मैंने एंजॉय भी बहुत किया, मतलब लाइक कोई मूवी नहीं होती थी जो पिंडी के सिनेपैक्स में हम जाके दोस्त नहीं देखते थे, तब था भी वहां पे अकेला सिनेपैक्स ही पिंडी में जो सिनेमा था। तो इसलिए मतलब मैंने अपनी मेडिकल लाइफ भी इंजॉय की, और मैंने अपनी जो हमारी वो दोस्तों की गैदरिंग्स होती हैं वो भी इंजॉय किए। तो मतलब सारा कुछ मैं साथ लेके चला हूँ। ये कैसे बंदा मैनेज कर लेता है कि मतलब इतना मल्टीटास्किंग जो है वो आप कैसे कर लेते हो ये? आपने प्रायोरिटीज अपनी सेट करनी है, मतलब लाइक ये है कि अब ड्यूरिंग आपके कोई एग्जाम है या स्टेजेस चल रही हैं जैसे, अब उस दौरान आपने चाहे आपको 12 आवर्स भी बैठ के पढ़ना है, आपने पढ़ना है, ठीक है। अब उस दौरान अपने माइंड में आपने नहीं ये रखना कि यार मुझे अब मूवी देखनी या ये करना है। अगर आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सेट कर लें तो फिर आपके लिए चीज़ें इजी हैं। मतलब लाइक आपके नॉर्मल डेज चल रहे हैं, बेशक आप पूरा डे बैठ के सीजन भी देखें, कोई उसमें वो नहीं है। अगर आपने 1 आवर जो है लेक्चर अच्छी तरह ले ली है, और बाकी आप डे में सीजन देख रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं या वट एवर जो भी आपकी हॉबीज हैं आप कर रहे हैं, तो कोई वो नहीं है। लेकिन अब आप एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह आपके एग्जाम करीब आ गए हैं, उन डेज में अगर आप अपनी प्रायोरिटीज ना चेंज करें तो फिर ये आपके साथ और आपकी स्टडीज के साथ ज्यादती है। तो इस तरह आप चीजें मैनेज करें, मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, कि आपने जो है किस टाइम पे क्या चीज करनी है, वो अगर आप समझ जाएं विद इन टाइम तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है।
तो असल में मेरा वो तो ठीक है, वो तो समझ तो सब लोग जाते ही हैं, लेकिन जब वो आती है ना बात मल्टीटास्किंग की, एट द सेम टाइम कि आप चीज़ें मैनेज कैसे करो, तो वो एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है लोगों के लिए यहाँ पे, क्योंकि हमारा कल्चर जो है ना वो इस तरह का नहीं है कि लाइक जो इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करे। लाइक हम बचपन में होते हैं तो हमें कहा जाता है कि नहीं बस पढ़ाई की तरफ फोकस करो, खेलो नहीं, और ये नहीं करो तो ये नहीं करो, बस इसी की तरफ ध्यान हो। हालांकि वो चीज़ें इतनी अफेक्ट नहीं कर रही होती, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके वो बंदा जो है ना वो फिर इसी तरह हो जाता है। लाइक अगर मैं खेलूंगा ना तो उसके जहन में आ रहा होता है कि अच्छा अब मैं पढ़ नहीं सकता, तो फिर पढ़ना ही छोड़ देता है। लाइक इस तरह की चीज़ें चल रही थी। इतने मेजर स्टेजेस पे नहीं बात कर रहा, लेकिन ऑब्वियसली आपने चीज़ों को मैनेज किया है, तो दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू कि मतलब आपका कोई था बचपन से ही थे आप इतने मल्टीटास्किंग के, मतलब यानी कि फ़न भी कर रहे हैं आप और साथ में पढ़ाई भी लेके चल रहे हैं, या वक्त के साथ खुद ही सीखा इन चीज़ों को? एक्चुअली जब मैं अपने मैट्रिक एंड एफएससी तक था, तो क्योंकि बहुत प्रेशर होता था कि यार मेरिट बनाना है आपने मेडिकल कॉलेज का और इस तरह करके, तब तक तो मैं मल्टीटास्किंग मैंने नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था, बस लाइक पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन जब मैं एमबीबीएस में गया तो मैंने ये चीज़ समझी कि यार कुछ अपने लिए भी, लाइफ के लिए भी बंदे का होना चाहिए, ये टाइम तो पास हो जाना है। और मतलब कि अगर आपने डिस्टिंक्शंस भी ले ली 100% भी, तो एट दी एंड आपने उसी तरह एक नॉर्मल डॉक्टर की तरह लाइफ गुजार रहे होने, तो अच्छा नहीं है कि अपने उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ जो आपके कोलीग्स हैं उनके साथ आप चीज़ें भी इंजॉय करो, अपनी स्टडीज़ की तरफ भी ध्यान दो। तो मतलब मेरा एक, मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता होता था मजाक में कि यार अगर तुम नहीं होगे तो क्या काम नहीं चलेगा, काम रुकेगा तो नहीं ना। सो बेसिकली अपने आप को क्यों एक चीज़ पे रोकते हो आप कि यार मुझे जो है यही चीज़ पढ़नी है, मुझे इसको टॉप करना है और जो है पता नहीं क्या हो जाना है। मैंने किस चीज़ को जहन से निकाल दो आप, इवन इफ यू पास इट विद अ गुड नंबर, ठीक है, गुड मार्क्स के साथ पास भी कर रहे हो अपनी एक एग्ज़ाम को, सो वो भी आपकी एक अचीवमेंट है। आपने अपने आप को मतलब इर्द गिर्द के लोगों से आपने मैनिपुलेट नहीं होने देना कि यार वो 10 घंटे डे में पढ़ रहा है, अब मुझे भी 10 घंटे पढ़ने हैं। अगर आप अपने माइंड से इस चीज़ को निकाल दें, देन यू कैन आल्सो बी अ मल्टीटास्कर। और अगर आप दूसरों को देख के चीज़ें अपनी कर रहे हैं कि यार वो इतना टाइम दे रहा है, मुझे भी इस तरह करना है, फिर चीज़ें करना जो है ना वो डिफ़िकल्ट है। फिर आप एक ही चीज़ की तरफ लगे रहोगे यार कि बस मुझे पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, फिर आप बाकी अपनी चीज़ों पे नहीं ध्यान देंगे। आपकी मोटिवेशन क्या होती है जब आप पढ़ने लगते हो? तो मोटिवेशन मेरी बेसिकली ये होता है कि मैं अपना जो भी, फॉर एग्जांपल कोई भी एक टॉपिक है उसको मैं डिवाइड कर देता होता हूँ इनटू स्मॉल टॉपिक्स, कि यार मैं उसके बाद मैं अपने आप को लाइक कुछ भी जो है, मैं एक एपिसोड देख लूँगा किसी भी सीज़न का, या कोई मूवी का क्लिप देख लूँगा, या कुछ सोशल मीडिया पे मैं सर्फिंग कर लूँगा। तो मतलब मैं उस तरह करके चीज़ों को डिवाइड कर देता होता हूँ अपने एक ही टॉपिक को मल्टीपल टॉपिक्स में। तो मुझे पता होता है यार कि मुझे घंटा इसको देना है, उसके बाद मेरा फ्री टाइम है 10-15 मिनट 20 मिनट, तो मतलब मेरे माइंड में वही होता है कि मुझे वो टाइम अपना अच्छा वेल करना है, तो मैं अभी इसको पढ़ लूँ अच्छी तरह। तो मतलब मैं इस तरह करके अपने आप को सेल्फ चैलेंज कर करके जो है मैं वो उसको चीज़ों को कर रहा होता हूँ। तो इस तरह करके जो है मेरा वो टारगेट भी अचीव हो जाता है, और वो जो मेरा एक एंटरटेनमेंट वाला टाइम है वो भी मेरा उसमें कवर अप हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आप ये मुझे बताएं कि क्या कौन सा सीज़न देख रहे हैं आजकल आप? मैंने बड़ा हटके सवाल है। हाँ, मैं आजकल देख रहा था ग्लिच, ऑस्ट्रेलियन सीजन है नेटफ्लिक्स पे। तो बेसिकली अच्छा। मुझे थ्रिलर प्लस हॉरर सा पसंद है जो सीजन होते हैं, तो वो आजकल मैं अभी तो देख रहा हूँ। मतलब रमज़ान से पहले, ऑब्वियसली अभी तो रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान में तो नहीं, रमज़ान से पहले जो है तो अच्छा सीज़न है, मतलब रिकमेंडेबल है। स्टूडेंट लाइफ में आप क्या क्या करते थे पढ़ाई के अलावा? मूवीज़ देखते थे और क्या करते थे आप? मुझे कैंपिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो वो जो मनाल वाली रोड है, हम उसमें ऊपर जाके जो है मतलब शॉर्ट कैंप्स करना, हाइकिंग करना, ये मतलब हमारी रूटीन होती थी। तो यानी वन डे हमने ट्रिप लाइक कर लेना, जिस तरह चले गए ठंडियानी, चले गए एबटाबाद, चले गए खानपुर डैम चले गए। तो मतलब ये हमारे यूं ही वीकेंड पे हमारा कोई ना कोई चीज़ प्लान हो रही होती थी कि हमने ये करना है। और दूसरा मुझे कुकिंग का बड़ा तब शौक था। अब तो चाय भी नहीं बनाई जाती क्योंकि टाइम ऑब्वियसली नहीं है। अच्छा। तब तो मतलब मुझे बड़ा सही होता है। था, मैं फ्रेंड्स को बुला लेना, कभी उनको मैंने बिरयानी बना के खिलानी, कभी जो है बारबेक्यू बना के खिलाना। तो मतलब ड्यूरिंग के यही मेरी हॉबीज होती थी। या फिर हमने सिनेमा चले जाना मूवीज वगैरह देखने,
या कोई फूडीज भी हमारे बीच में कोई 2-4 दोस्त थे, फिर उनके साथ पिंडी की फूड स्ट्रीट एक्सप्लोर करना या इस्लामाबाद को इस तरह करके। सही है। और वैसे मतलब कॉलेज में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह करते थे आप? हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वहाँ पे हमने टेबल टेनिस तो हमने बल्कि बाकायदा अपने वो अपार्टमेंट में रखा हुआ था कि वहाँ पे जो है हर टाइम ही जो है फ्री टाइम में हमारा टेबल टेनिस चल रहा होता था। और फिर जब हमारे वो टूर्नामेंट वगैरह वहाँ पे होते थे उसमें भी जो है वो हम हिस्सा ले रहे होते थे। तो यही था, मतलब टेबल टेनिस ही हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम होता था। सही है। अच्छा, कोई एंडिंग मैसेज जो आप देना चाह रहे हो? एंडिंग मैसेज जो मेरे जूनियर्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हो गए, मेरे कोलीग्स हैं जो पीजीआर्स हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं, उनके लिए मैं एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, सबसे पहले तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अपने अंदर जो है एक एम्पैथी वाला जो एलिमेंट है उसको वो जो है ना पैदा करें। अगर नहीं है तो पैदा करें, अगर है तो उसको इम्प्रूव करें। क्योंकि जब तक आप में एक एम्पैथी वाला फैक्टर नहीं आएगा रिलेटेड टू योर पेशेंट्स एंड रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, तब तक आप इस प्रोफेशन में जो मेडिकल प्रोफेशन है उसमें प्रोग्रेस नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप एम्पैथी शो करेंगे अपने पेशेंट्स को तो आपको एक बेलॉस उसमें दुआएं मिलेंगी, आपके पता भी नहीं होगा आपके पीछे से आपके लिए कोई दुआ के लिए हाथ उठ रहे होंगे। तो मैं यही चीज कहूंगा कि अपने अंदर एक जो अपनी एक आप समझ लें करेक्टर का पार्ट इसको बना लें कि चाहे जितना भी अपनी लाइफ में मुश्किल से जा रहे हैं अपने चेहरे पे एक स्माइल का एलिमेंट जो है उसको डालना सीख लें। ऑब्वियसली कि सौरो पोजीशन में कि जी पेशेंट के कोई डेथ हो रही है उस टाइम भी आपके फेस पे स्माइल हो, वो नहीं मैं कह रहा। मतलब एक आपके चेहरे पे आप जितने भी थके हुए, और हम सब ओवरबर्डन हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो एक ये अपने अंदर एलिमेंट पैदा करें। दूसरा जो रिलेटेड टू स्टडीज हैं उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि हर डॉक्टर, हर स्टूडेंट अपना एक एम सेट कर ले कि जो भी उसने करना है कि वो अपना विद इन टाइम के, अगर उसने एफसीपीएस करना है, प्लैब करना है, यूएसएमएलई करना है, वट एवर जो भी वो करना चाहता है वो अपने माइंड में गोल सेट कर ले और डेली बेसिस पे उस जर्नी की तरफ अपने आप को प्रोग्रेस करे। मतलब कंसिस्टेंसी अपने अंदर उस चीज के बारे में पैदा करे। कंसिस्टेंसी होगी तो ऑब्वियसली वहां पे हार्ड वर्क खुद ही आ जाएगा। और प्रॉपर गाइडेंस ले, कभी भी दो कश्तियों का वो सवार ना हो कि मतलब वो क्या है कि जी मुझे यूएसएमएलई भी करना है और मुझे प्लैब भी करना है, ये चीजें ना वो अपने माइंड में रखे। एक चीज अपना एक ओपन टनल हो और एक तरफ की टनल हो उसकी कि मुझे ये मेरा एंड गोल है, और उसकी तरफ ले, प्रॉपर गाइडेंस ले और उन लोगों से वो गाइडेंस ले जो कि उस पाथ से गुजर चुके हैं। ना कि अब आप प्लैब का जो है वो पाथवे जो है अब आप पूछ रहे हो उस बंदे से जिसने यूएसएमएलई किया हो। तो ये मेरा और थर्ड जो मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि अपनी जो मेडिकल लाइफ के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर लें जितना एंजॉय कर सकते हैं। मतलब अपनी गेम्स होगी, अपनी हॉबीज होगी, वट एवर जो भी आपका है उसको एंजॉय कर लें। क्योंकि वंस यू आर इन योर प्रैक्टिकल लाइफ लाइक हाउस जॉब में आ गए, पीजीशिप में आ गए, तब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप अपने आप को टाइम दे सकें। सो मेरा यही बस मैसेज है। और बाकी जो है अपना जो मेरे मुस्लिम कोलीग्स हैं उसमें ये है कि आप अपने अंदर जो 5 वक्त की एक नमाज है उसका अपनी आप लाइफ का हिस्सा बना लें तो आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगी। लाइक कि आप अपनी जो एक नमाज से दूसरे नमाज के दौरान अपना एक टास्क बना सकते हैं कि जिनको टाइम मैनेजमेंट में इशू होता है कि हम यार ये चीज नहीं कर पाते, आप रख लें यार कि मुझे जोहर से असर के बीच में ये टास्क पूरा करना है, असर से मगरिब के बीच में ये टास्क करना है। तो आपकी चीजें जो लाइफ की हैं वो काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएंगी विद ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम अल्लाह अलमाइटी इंशाल्लाह। सही है। और मेरे लिए कोई स्पेसिफिकली मैसेज? आपके लिए ये है कि आपकी बेस्ट हॉबी है ये, आप इसमें इंशाल्लाह आगे भी प्रोग्रेस करेंगे। मैं देख रहा था आपने बहुत जो है अच्छे लोगों के साथ भी इंटरव्यूज किए हैं, मतलब जो सेलिब्रिटी टाइप है। आप अपना कंटिन्यू इसको भी रखें, प्लस अपना आप भी जिस तरह है कि एक एम सेट कर लें कि फ्यूचर में आपने क्या करना है, गोल एक सेट होना चाहिए। देन मेरा ख्याल है कि इंसान के जो है वो जो एक एडवेंचर है ना लाइफ में वो रहना चाहिए कि जब तक आपका गोल नहीं सेट होगा आपकी एक मोनोटोनस सी लाइफ चल रही होगी। जब आप जिस दिन अपना एक गोल बना लेंगे वो कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ का,
तो तब आपकी लाइफ मतलब डेली आप एक लाइफ में आपके चेंज आप फील करेंगे। तो आपसे भी मेरा यही है एक मैसेज है कि आप अपना ये बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, ये जो आपकी हॉबी है आप इसको अगर आप अपना फर्दर लाइफ में प्रोफेशन बनाएं तो भी वो भी बहुत ज़बरदस्त होगा। चलें, थैंक यू सो मच उस्मान भाई, और दिल की अथाह गहराइयों से बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपने इतने कीमती टाइम में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया। और मैं मतलब अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं मतलब क्या कहूँ आपकी तारीफ़ में। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसके बाद जो है आप इतने हम्बल हैं माशाल्लाह से, और मुझे बात करके आपसे बहुत मज़ा आया, और मुझे बिल्कुल भी वो फ़ील नहीं हुआ कि जैसे होता है ना कि आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया और उसके बाद आप वो होते हो कि लाइक मतलब मैं वो वाली फीलिंग कि मैं कहीं और हूँ अब। तो आई रियली इन्जॉयड टॉकिंग टू यू। इसके साथ ही मुझे और उस्मान भाई दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।